हेलो एंड वेलकम टू क्लास 13 ऑफ योर कंपनी लॉ रिवीजन सीरीज। आज का जो टॉपिक रहने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रस्ट मी। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको ध्यान लगा के सुनना है। ठीक है। इससे पहले हम अपना ऑडिटर्स तक कंप्लीट कर चुके हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपकी 13th क्लासेस हैं, 13th क्लास है, 7 मोर टू गो। अब आपका जो कंपनी लॉ का रिवीजन है वो बिल्कुल एंड पे आ रहा है। ठीक है। आई होप आपको इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो बेनिफिशियल लगी होंगी। अगर लगी हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाने का, और आप लोगों के लिए नया कंटेंट और नई तरीके की आप किस तरीके से अपना रिवीजन, अपना प्रिपरेशन बेटर कर सकते हो, वो मैं कर सकूं। ठीक है। टेलीग्राम पे आपको सब कुछ बताइए कि आपके लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है इन फ्री। ठीक है। और आपका जो 30 डेज चैलेंज है उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। ठीक है। बच्चे जुड़े और बच्चे डेडिकेटली उसको फॉलो भी कर रहे हैं। जो बच्चे तभी की तभी नहीं कर पाए फ्रॉम डे 1, तो बच्चे पीछे से भी आके उसको फॉलो कर रहे हैं एंड बच्चों को हो रहा है। आप लोगों का रिस्पॉन्स इस तरीके का है कि मुझे पता लग रहा है कि हाँ, जो ये चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था, जो आज तक किसी ने नहीं करा, ये फर्स्ट टाइम मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था टू इम्प्रूव योर स्टडी अप्रोच, क्योंकि सारा खेल ही स्टडी अप्रोच का है, राइट। तो अगर आप ऐसे हो जो आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लास देख रहे हो और आपको नहीं पता बिल्कुल भी कि 30 डेज चैलेंज क्या था और क्या है, तो यू स्टिल टाइम। आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उस चैलेंज को आज से स्टार्ट कर सकते हो। 30 डेज तक आपको कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको अपना छोटी सी एक हैबिट पढ़ने की वो इनकलकेट करनी है इन योर डेली स्टडी रूटीन। दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो चलो, ये तो बातें होती रहेंगी हर क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, मर्जर एंड एमैलगमेशन। नाउ, इसका जो टॉपिक है इसमें हम 2-3 टर्म्स पहले ध्यान में रखें, तब हम चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपका कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। देखो, अगर मैं आपको सेक्शंस की बात करूं कि इस पूरे सेक्शंस में क्या क्या है और हमें कितने से कितने सेक्शंस पढ़ने हैं, तो ये चार्ट आपके सामने है। सेक्शन 230 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि हम कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। 231 में पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। 32 से आपका मर्जर एंड एमैलगमेशन ऑफ कंपनी स्टार्ट हो रहा है। किसी ने ध्यान दिया है, बच्चे क्या करते हैं, कभी बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट चैप्टर को ही, हाँ, और कभी बोलेंगे मर्जर एंड एमैलगमेशन। दीज टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है एंड मर्जर एंड एमैलगमेशन बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। वैसे तो आज इस क्लास में हम यहां तक करने वाले हैं सेक्शन 234, क्योंकि ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है। और इसके बाद जो क्लास आएगी वो हम करेंगे 235 टू 240। ठीक है। ये चार्ट आपके सामने है जो मैंने सेक्शन वाइज आपको बताया है। अब बहुत ही सुंदर नोट्स, फ्री नोट्स, जो रिवीजन क्लासेस हैं आपकी, उसके नोट्स मैंने प्रॉपर बनाए हैं। लेकिन पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज एंड व्हाट इज अरेंजमेंट। ये एमैलगमेशन है, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, अगर हम इंग्लिश में जर्नल टर्म लें तो व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज से आप क्या समझते हो? कॉम्प्रोमाइज मतलब आपने कहीं कॉम्प्रोमाइज करा, आप चाहते नहीं हो बट सिचुएशन ऐसी है दैट यू आर डूइंग कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। अपने घर में भी अगर कोई एक छोटी सी चीज है, आपको वो चाहिए बट नहीं, आपका सिबलिंग ज्यादा जिद कर रहा है, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो उस चीज पे। तो सेम हियर, अगर कंपनी में डेट ज्यादा है, ठीक है, और किसी वजह से आपकी कंपनी वाइंड अप ना हो जाए, जो लास्ट रिजॉर्ट होता है किसी भी कंपनी का, तो क्या होगा? क्रेडिटर्स कंपनी की फुलफिलमेंट, कंपनी के वेलफेयर के लिए, या फिर अपना, जैसे होता है ना कि आपका 1 लाख से आपका पोर्शन थोड़ा डाउन कर रहे हैं, आप 1 लाख तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, जो उधारी है हमारी वो 1 लाख तो नहीं दे पाएंगे, बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम आपको 90,000 या 80,000 दे दें। तो क्रेडिटर क्या सोचेगा कि यार पूरा का पूरा 1 लाख तो नहीं गया ना कम से कम, लेकिन वो 20,000 पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स अगर किसी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स किसी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स, और कंपनी, क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। समझ में आ रही है चीज? या तो वो करेंगे क्रेडिटर्स के साथ या करेंगे मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स के साथ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ये दोनों साथ में चलते हैं ना। अरेंजमेंट किस चीज का? शेयर कैपिटल का। अरेंजमेंट किस चीज का? शेयर कैपिटल का। क्यों? मर्जर हो रहा है, सॉरी, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम कंपनी को वाइंड अप होने से बचा रहे हैं।
तो उस चीज में हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और थोड़ा रीअरेंजमेंट कर रहे हैं अपनी शेयर कैपिटल का, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं अपनी शेयर कैपिटल का बाय कंसोलिडेशन और डिवीजन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, डिवीजन ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये मैंने अपनी शेयर कैपिटल पार्ट 2 में आपको अच्छे से समझाया हुआ है, जिसमें कि हमने ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल किया था। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मेरी क्लास वो वाली जाके देख सकते हो, शेयर कैपिटल का पार्ट 2। ठीक है, तो समझ में आया कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है। हाँ, अब इन दोनों के जो रिलेटेड सेक्शंस हैं वो हम करने वाले हैं। पहली चीज तो ये जान लो, परख लो कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, कंपनी में ऐसी सिचुएशन आती है कि भैया अब तो शायद ही कोई रिजॉर्ट ना निकले और वाइंड अप हो जाए, तो उससे पहले हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सब बैठते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स भी बैठेंगे, कंपनी के मेंबर्स भी बैठेंगे, बट 2 डिफरेंट मीटिंग्स होंगी। ठीक है, ये कभी मत सोचना कि क्रेडिटर्स और मेंबर्स एक ही मीटिंग में आ जाएंगे, नहीं, मेंबर्स की मीटिंग अलग होगी, क्रेडिटर्स की मीटिंग अलग होगी, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड मीटिंग ऑफ मेंबर्स और क्लास ऑफ द रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब कंपनी जो है, अब ये जो है ना, क्रेडिटर्स बोलेंगे, मेंबर्स बोलेंगे, जिनको भी आपत्ति हो रही है, जो ये सोच रहे हैं कि हम कंपनी को बेटर बना सकें, शायद किसी के साथ मर्ज करा दें, कुछ करा दें, ताकि कंपनी रिवाइव कर जाए, कंपनी को वाइंड अप, मतलब उसका नामो निशान ना हटे, ना वो मरे, उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं या कंपनी के मेंबर्स हैं या क्लास ऑफ मेंबर्स हैं या लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर क्या बोला, मैं तब से क्या बोल रही हूँ कि कंपनी की ऐसी पोजीशन तो नहीं आई ना कि वो वाइंड अप हो जाए। अब सपोज कंपनी का लास्ट रिजॉर्ट, मतलब सबको ये लगा मिलकर कि भाई नहीं, ऐसा हो रहा है कि अब सबको मिलके नहीं, कंपनी को पहले खुद लगा कि यार इन पछड़ों में मुझे पढ़ना ही नहीं है, क्या क्रेडिटर से पूछो, क्या मेंबर से पूछो, इस कंपनी को वाइंड अप कर दो। ठीक है, तो जब लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, तो लिक्विडेटर क्यों अपॉइंट होता है, जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस है उसको इनिशिएट करेगा, मतलब जो कंपनी के एसेट्स होंगी, जो लायबिलिटीज होंगी, उनको सब डिस्पोज करेगा, सब कुछ मामला सेटल डाउन होगा। तो लिक्विडेटर जब अपॉइंट होगा तो वो ऑब्वियसली क्या करता है, मीटिंग करता है क्रेडिटर्स के साथ। अब क्रेडिटर्स चिल्ला के बोल रहे हैं कि नहीं जी, हमारा तो इतना पैसा अटका पड़ा है, ऐसे कैसे आप वाइंड अप कर रहे हो, हमें तो कंपनी में चलना है और कोई और सॉल्यूशन निकालो। तो लिक्विडेटर भी एप्लीकेशन दे सकता है कि नहीं, ये जो चीज है यहाँ पे वाइंड अप होना कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, कोई और जरिया लाइक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अगर हम करा देते हैं तो ये बेनिफिट करेगा। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है, इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, इसमें एनसीएलटी अप्रूव होगा। ठीक है, और एप्लीकेशन जाएगी उसको, केस कैसे जाएगी, क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस इन टैबुलर फॉर्म मैंने नीचे दिया हुआ है, उससे हम 1 बाय 1 समझेंगे। पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इतना समझ में आया, और लाइक करो वीडियो को अगर समझ में बढ़िया तरीके से आ रहा है तो आज के बाद मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो तो ये नहीं बोलेंगे कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और मर्जर अमेलगमेशन एक ही चीज है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इज डिफरेंट बट मर्जर अमेलगमेशन इंक्लूड्स व्हाट, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बट नॉट नेसेसरीली। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी अपना कोई व्यू में बनाना कि मैम ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है, जब पूरी क्लास देख लो तब अपने कंक्लूजन पे आना। इतना समझ में आ गया कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट क्या होता है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा, पहली बात तो ये डिफरेंस भी आ जाता है इन दोनों में। ठीक है, कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में क्या है वो डिफरेंस भी आ जाता है, तो उस चीज को भी आप उस तरीके से पढ़ोगे, प्रिपेयर करोगे कि अगर डिफरेंस आता है तो मेरे पास 2-3 पॉइंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं लिखवा दूंगी इसका डिफरेंस। अभी के लिए फिलहाल समझ में आया कॉम्प्रोमाइज क्या है, अरेंजमेंट क्या है, बढ़े आगे। चलो अब हम ना स्टार्ट करते हैं सेक्शन 230, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा सिनेरियो गिवन है। ठीक है, 1 सेकेंड। अब ये जो आपका है वो है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, जिसमें जो कंपनी है या कंपनी के क्रेडिटर्स हैं या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं या मेंबर्स हैं, क्लास ऑफ मेंबर्स हैं या लिक्विडेटर, ये और है। ठीक है, मैंने स्लैश लगा रखा है ना, ये और है। तो कंपनी या तो खुद, इसको मैं एक तरीके से बताती हूँ, लिखते जाना या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग है मेरे से ये नोट्स ले लेना जो भी चाहो, बट सबसे पहले या तो कंपनी और क्रेडिटर्स और मेंबर्स और लिक्विडेटर, ये 4 जन है जो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं। कहां, एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी ये मान लो कि एक मंदिर है जहां पे हम अपनी अर्जी पेश कर रहे हैं, और जैसे वो मंदिर के जो पंडित जी हैं वो बताएंगे कि देखो ऐसे 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 कर लो, हम वैसे वैसे कर लेंगे। ठीक है, जब भी हमें कोई चीज समझ में नहीं आती, यहाँ पे तो लोगों को समझ में नहीं आ रही, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड ऑल कंपनी में दिक्कतें आ रही हैं, तो वो अपनी अर्जी लेके कहाँ गए, मंदिर। मंदिर मतलब बोले तो एनसीएलटी। एनसीएलटी के पंडित जी ने बोला कि भैया आप ऐसे 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 कर लो, आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। तो एनसीएलटी डायरेक्शन देगा, एनसीएलटी डायरेक्शन देगा कि आपको किस तरीके से
मीटिंग करनी है, क्या चीजें हैं, और अपना ही चेयरमैन अपॉइंट करके देगा कि जो चेयरमैन वहां जाके अपने चेले भेजते हैं ना पंडित जी कि देखो पूजा वगैरह सब सही हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर वो खुद नहीं जा सकते तो यहाँ पे भी वही है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन एप्लीकेशन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, कंपनी, क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स, और लिक्विडेटर इफ कंपनी इज इन वाइंडिंग अप प्रोसेस। ठीक है, ये एप्लीकेशन लेके गए एनसीएलटी के पास इन फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1, इन फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1, इन फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1 एंड नोटिस ऑफ एडमिशन। नोटिस ऑफ एडमिशन बोले तो देखो कंपनी के लिए अब जो है ना, हमने तो अपनी दुविधा मंदिर में रख दी, अब जो भी कुछ है एनसीएलटी, अब तुम्हें पता है बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनमें पर्ची कटती है, एक अर्जी होती है, एक आप प्रसाद देते हो और एक आप अपनी पर्ची कटाते हो, तो ये वो पर्ची है नोटिस ऑफ एडमिशन कि हमारी अर्जी स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन अलग है, प्रसाद अलग दे रहे हो, नोटिस ऑफ एडमिशन अलग है। तो कंपनी, हम इसको CAML लिख दे, कैमल बोल दो तुम, ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा। कैमल जो है वो अपनी अर्जी लेके प्लस प्रसाद लेके एनसीएलटी के दरवाजे पे गया, मंदिर में गया, किसमें, एनसीएलटी 1 एंड एनसीएलटी 2 प्लस एनसीएलटी 6। वो बोलेंगे अपनी कुंडली तो लाओ, अपनी कुंडली तो लाओ। कुंडली में क्या है, कुंडली में एफिडेविट में क्या दोगे, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट, मटेरियल फैक्ट्स, कोई पेंडेंसी तो नहीं है इन्वेस्टिगेशन की कुछ चल रही हो तुम्हारी, और क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। सीआईए 1 में जाएगा, क्रेडिटर्स लिस्ट जाएगी विद ऑल अमाउंट और उनकी कंसेंट जाएगी। बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन समझ लो, बस एक बार दिमाग में डालो, फिर हम दोबारा आएंगे ऊपर। ये सारा कुछ हो रहा है 231 में, ठीक है, और 75% की कंसेंट होनी चाहिए कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा का पूरा सिनेरियो सुनो। आप गए मंदिर में, एक सेकंड है तो ये तो बहुत परेशान करता है। अब आप अपनी अर्जी लेके गए मंदिर में, ठीक है, आपने बोला पंडित जी ये दिक्कतें आ रही हैं हमारी, बहुत टाइम से हम परेशान चल रहे हैं, हमें लग रहा है सब खत्म हो जाएगा, हमें बिजनेस सब बंद करना पड़ेगा, आप हमें राह दिखाओ। तो एनसीएलटी क्या देता है, डायरेक्शंस देता है। ठीक है, तो पंडित जी बोलेंगे अच्छा पर्ची कटाओ, पहले पर्ची भी कटा दी, नोटिस ऑफ एडमिशन एनसीएलटी 2। अब वो बोलेंगे अपनी कुंडली दिखाओ, तो कुंडली में कंपनी की कुंडली क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट, उसकी ऑडिटर्स की रिपोर्ट, ठीक है, और अगर वो बोलेंगे पंडित जी की अगर कुछ कराए इससे पहले, कुछ चल रहा है, कुछ कहीं पे ये किया था, तो पेंडेंसी तो नहीं चल रही, कोई और आपका केस चल रहा हो जिसपे इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, ताकि हम आपको बता सकें कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और जो आपके क्रेडिटर्स हैं, अगर कोई फैमिली में तो ऐसा नहीं है जो आपके अगेंस्ट हो या कुछ है जिससे आपने उधार ले रखा हो, भाई उन सबका भी देखना पड़ेगा। तो और सारे मटेरियल फैक्ट्स, तो ऑब्वियसली 5 चीजें हैं जो हमारी कुंडली में निखर के आएंगी। वो क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, मटेरियल फैक्ट्स, पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इफ एनी, सीआरएस मतलब क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जिसमें आपकी क्रेडिटर्स लिस्ट, ठीक है, सीए 1 में जाएगी क्रेडिटर्स लिस्ट विद अमाउंट, ठीक है, और कंसेंट होनी चाहिए कि आप ये सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, हमारा एनसीएलटी 1 गया, एनसीएलटी 2 गया, एनसीएलटी 6 गया, किसको, एनसीएलटी को गया, और इसमें अलग अलग चीजें गई, जिसमें कि एनसीएलटी 6 में हमने कुंडली निकाली, कुंडली में सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन थी। आई बात समझ में आई तो लाइक ठोक देना, ठीक है, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होने चाहिए जिनको आप मानते हो, जो सिक्योर्ड है उन्हीं क्रेडिटर्स को। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला पंडित जी अब अपनी डायरेक्शंस देंगे कि आप ये पूजा ये अर्चना करा लो, तो क्या कराओ, आप क्या कराओगे, आप मीटिंग कराओगे। किसकी मीटिंग कराओगे, अगर मेंबर्स ने दी है एप्लीकेशन तो मेंबर्स की मीटिंग होगी, क्रेडिटर्स ने दिया तो क्रेडिटर्स की होगी, लिक्विडेटर होगा तो लिक्विडेटर अपने सबको बुलाएगा। ठीक है, अब 230 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि सीए 2 में आप नोटिस सेंड करो, ठीक है, टू ऑल द मेंबर्स क्रेडिटर्स 1 month बिफोर मीटिंग। ठीक है, और सीए 3 में, सीए 1 में क्या गया, सीआरएस, मैं पूरा नोट लिखवा दूंगी, सीए 1, सीए 2, सीए 3, अभी तो हम 1, 2, 3 की बात कर रहे हैं। 1 में क्या गया था, सीआरएस क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है, लिस्ट जाएगी पूरी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, सेकंड में क्या गया, नोटिस, कितने टाइम पहले जी, 1 month बिफोर। ठीक है, सीए 3 में क्या गया, नोटिस ही जाएगा, बट किसको जाएगा, ये रेगुलेटरी बॉडीज को जाएगा। भाई मर्जर इज वेरी, मतलब मर्जर एंड सॉरी क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट जो हम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। यही मर्जर में भी सेम होता है, बट
हम अभी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बहुत बड़ी चीज है। इट्स लाइक दो शादियों का दो लोगों की शादी हो रही है, तो आप हर एस्पेक्ट को देखोगे। क्रेडिटर्स का ये पैसा लगा हुआ है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा हुआ है, अदर इन्वेस्टर्स जो बाहर के हैं उनका पैसा लगा हुआ है, स्टेक होल्डर्स हैं इतने, तो किसी का भी पैसा डूबना नहीं चाहिए। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो एनसीएलटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप नोटिस दे रहे हो मेंबर्स क्रेडिटर्स को, तो दोगे ही दोगे, बट उनके लिए जो फॉर्म है वो है CA2। CA3 किसके लिए है? CA3 में आप बताओगे सेबी, RBI, CG, ROC, इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी। ठीक है, 1 मंथ में उनका वेट करोगे, ऑब्जेक्शन आए, नहीं आया क्योंकि उनके पास और भी काम है भाई। अगर उनको लगने लगेगा तो तभी की तभी ऑब्जेक्शन आ जाएगा, अदरवाइज डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 फॉर्म्स पढ़े, CA1, CA2, CA3, और हमने क्या करा, अभी तक हमने नोटिस भेजा है एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय NCLT। अब क्या होगा? अब आ गई मीटिंग की डेट। ठीक है, ये है मिस्टर चेयरमैन जो अपॉइंट किए हैं किसने? NCLT ने। NCLT ने अपना बंदा भेजा है भाई, पंडित जी ने चेले भेजे अपने कि भैया जरा देख लो क्या सिस्टम चल रहा है, क्या सिस्टम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो डे ऑफ मीटिंग आ गई। अब जो वोटिंग होगी, ये जो रेजोल्यूशन है कि मर्जर होगा, ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, इसका जो रेजोल्यूशन है वो कैसे पास होगा, क्या क्राइटेरिया है? हमने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और ये सब पढ़े हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक क्राइटेरिया है, और मर्जर और ये एमैल्गमेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी चीज है, टास्क है। तो उसको करने के लिए 3/4 इन वैल्यू प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर सपोज 100 लोग आपके टोटल मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स, ध्यान से सुनना, टोटल मेंबर्स हैं 100 या 1000 कर लो, जब मर्जर होता तो बड़े ज्यादा लोग हो जाएंगे। 1000 टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है, इसमें से 800 आए प्रेजेंट और 700 ने वोट किया। 100 को पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, तो दे आर निल, मतलब कुछ है ही नहीं, न्यूट्रल है वो। सो वो क्या बोल रहा है? प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 700 लोगों का हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 3/4 इन वैल्यू, जो भी उनकी वैल्यू है उसमें से जो प्रेजेंट है 700, उनका वोट कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, और जो रिजल्ट्स होंगे कि ये फेल हुआ, पास हुआ, ठीक है, ये जो रिजल्ट होगा ये चेयरमैन बताएगा NCLT को इन CA4। अभी तक हमने 3 फॉर्म्स ऊपर कर लिए थे, पहले में CRS था, दूसरे में नोटिस, तीसरे में भी नोटिस टू रेगुलेटर्स, और CA4 में क्या है? जो चेयरमैन अपॉइंट किया है NCLT ने, वो कंपनी की मीटिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो जाके बताएगा NCLT को। ठीक है, कि भैया देखो ऐसा ऐसा हो गया। अब एक बार जब चेयरमैन अपॉइंट होके एज डायरेक्शंस गिवन बाय NCLT सब कुछ हो गया, अप्रूव हो गया, तो NCLT बाद में रिजेक्ट नहीं कर सकता कि ये स्कीम रिजेक्ट हो गई, ये एक फॉर्मेलिटी है। बट फिर उसके बाद क्या होगा? रिजल्ट्स पहुंच गए NCLT के पास। अब विद इन 7 डेज में एक पिटीशन डालोगे फॉर द अप्रूवल ऑफ द स्कीम। सब कुछ हो गया ना, आपके एंड पे तो अप्रूव हो गया। अब फाइनल जो पंडित जी बोलेंगे आप कंफर्म तो करोगे कि भाई ऐसा कर दें, ऐसा ऐसा हो गया हमारे बीच में, ऐसा कर दें, बस उनकी हाँ सुनने की देरी है, और हाँ ही आएगी। ठीक है, सो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अप्रूव्ड, अप्रूवल के लिए फाइल पिटीशन फॉर अप्रूवल ऑफ स्कीम इन CA5। नाउ ROC जो भी उसका ऑर्डर आएगा, NCLT का जो भी ऑर्डर आएगा, अगर उसको लगता है ठीक, तो स्कीम जो ऑर्डर आएगा वो CA6 में आएगा। ठीक है, जो बाइंडिंग होगी ऑन everyone, और 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू फाइल विद द ROC। तो आई थिंक यहां तक आपका सब हो गया। ठीक है, 230 कंप्लीटेड। नाउ 231 क्या है? 231 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स। ट्रिब्यूनल अब सब हो तो गया, लेकिन एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? एनफोर्स करेगा। कैसे एनफोर्स करेगा? पावर टू गिव डायरेक्शन, सुपरवाइज करेगा। पावर टू गिव डायरेक्शन, सुपरवाइज इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है वो देखेगा। पावर टू मेक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इफ एनी, अगर आगे, ठीक है, एंड पावर टू गिव डायरेक्शंस एज वाइंडिंग अप, क्योंकि जो भी सिनेरियो निकलेगा वो एग्जेम्पशन जो है वो गवर्नमेंट कंपनी पे एग्जेम्प्ट है, ऐसा कुछ करने की उसमें जरूरत नहीं है। तो ये जो था वो सेक्शन 231 था, सिंपल एंड सॉर्टेड। अब सारा खेल शुरू होता है 232 में। खेल शुरू नहीं होता, 232 तो इसका एक एक्सटेंशन है, बिकॉज यहाँ पे हम बात करते हैं एमैलगमेशन की। एमैलगमेशन क्या है? एमैलगमेशन मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाके मर्ज हो रही है। मर्जर या एमैलगमेशन मतलब शादियां हो रही हैं, आप ये समझ लो, दो कंपनीज की। इसमें जो है
सारी चीजें वैसे ही होंगी जैसे सेक्शन 230 एंड 231 में गिवन है। सारी चीजें वैसे ही होंगी जैसे सेक्शन 230 एंड 231 में गिवन है, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है, शादी हो रही है, शादी में हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। पंडित जी तो लेने ही लेने, तो वो जो प्रोसेस है कुंडली वुंडली दिखाने का सबका, वो तो हो जाएगा। और दोनों कंपनीज करेंगी, ट्रांसफर भी करेगी, ट्रांसफर भी करेगी। अब पहले तो मुझे यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ट्रांसफर कौन सी होती है और ट्रांसफर कौन सी होती है। ट्रांसफरर मतलब जो खत्म हो रही है, जो अपनी बेटी भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ लो ये बेटी है, ये आके यहाँ पे शादी के बाद रहने लगेगी, तो बेटी का जो सारा सामान है, जो सब कुछ एसेट्स हैं, सब कुछ यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। बेस्ट तरीका है शादी से रिलेट करके, मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। तो जो बेटी है वो यहाँ पे आ रही है, मतलब ट्रांसफर है, अपना सारा सामान सब कुछ कर लेके अपना ट्रांसफर उसमें आ रही है, घर वर तो छोड़ना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी? यहाँ पर। इश्यू ऑफ शेयर्स हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। पेंडिंग केसेस भी हो जाएंगे ट्रांसफर। पास एन ऑर्डर बाय एनसीएलटी डिसोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर कंपनी। डिसोल्यूशन क्यों हो रहा है? वाइंडिंग अप क्यों नहीं हो रहा? रे बाबा, वाइंडिंग अप क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वाइंडिंग अप का ही तो प्रोसेस है ये सारा, ये हो चुका, अब तो खत्म, शादी की सारी चीजें हो चुकी, अब तो बस उठ के आपको दूसरे के घर जाना है। एग्जिट अपॉर्चुनिटी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, जो रूठे हुए फूफा वगैरह हैं, जो इस शादी से खुश नहीं थे, उनको कह दो कि आप जाओ, हम तो खुश हैं, हम करेंगे शादी, ठीक है। अगर आपको नहीं मंजूर तो आप जाओ, आपको पतली गली से आपको रास्ता दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही अगर मर्जर अमेलगमेशन से कोई खुश नहीं है शेयर होल्डर्स, तो उनको डिसेंटिंग रूट दे दिया जाएगा, जो हम सेक्शन 235 एंड 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको रास्ता दे दिया जाएगा। अब एम्प्लॉयज जो है उनका भी भला बुरा कौन देखेगा? एनसीएलटी देखेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल यहाँ पे कोट कर रही हूँ। अगर ट्रांसफरर कंपनी है और वो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी समझ लो कि बहुत अमीर है, रिच है, ठीक है। तो जब वो बेटी उधर जाएगी तो क्या वो भी लिस्टेड हो जाएगी? अमीर हो जाएंगे वो सब। कर्मा इज अलग थिंग, डेस्टिनी इज अलग थिंग, बट यहाँ पे बस समझाने के लिए नहीं होंगे ना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, कोई इस चीज को ऐसे लेकर ना चला जाए, ये समझाने के लिए, क्योंकि हमने टॉपिक ही शादी लिया है। तो जो बेटी है, जो रिच, वो रिच है, और वो अगर इधर जा रही है तो इट्स नॉट कि वो रिच हो जाए, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अगर लिस्टेड बनानी है तो आपके लिए उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स हैं, किसमें? ट्रांसफरर कंपनी में। अगर उस लड़की के कुछ कौन है, पेट्स हैं, तो यहाँ पे लाने के लिए इनकी अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी, फेमा आरबीआई की। ट्रांसफर होल्ड्स इन ट्रांसफर कंपनी देन कैंसिल, अगर मेरे कुछ पहले से वहां था तो वो कैंसिल हो जाएगा। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल होगी, ऑल्ट्रेशन भी तो करनी पड़ेगी सेक्शन 61 के हिसाब से, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें इफेक्ट होगा इनका, ठीक है, इन पे इफेक्ट जाएगा। एसेट लायबिलिटीज, इशू शेयर्स, पेंडिंग केसेस, ये सारी चीजें, इसको ध्यान से देखो। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लो, लेकिन ये आपको यहां से समझ में आएगा, इससे बेटर तरीका नहीं है समझाने का, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 232। एक बार अगर मैं समराइज करूं, सबसे पहले तो जो अमेलगमेशन होता है उसमें दो कंपनीज मिलती हैं, जिसमें कि एक डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, और दूसरी पूरी की पूरी बन जाती है। इंक्लूड्स कॉम्प्रोमाइज और नॉट, इसमें कॉम्प्रोमाइज हो या ना हो, बट इंक्लूड्स अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज मतलब आपको ये नहीं है कि आपको किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना है, या डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, क्रेडिटर का कुछ हो रहा है, कुछ भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बट इंक्लूड्स अरेंजमेंट। अरेंजमेंट बोले तो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ शेयर कैपिटल बाय वे ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स और डिवीजन ऑफ शेयर्स। ऊपर शायद मैंने एक जगह इसका उल्टा बोल दिया था कि कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं होगा, तो वो आप उसको करेक्ट कर लेना, वो विद फ्लो वो निकल गया होगा। लेकिन कॉम्प्रोमाइज हो ना हो फर्क नहीं पैदा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट अरेंजमेंट, क्योंकि शेयर कैपिटल की रिस्ट्रक्चरिंग होगी, ठीक है, तो वो जरूर होगा ना। ये समझ में आ गया। अब आपका नेक्स्ट आता है फास्ट ट्रैक मर्जर्स। अब देखो जो छोटी कंपनीज हैं या कोई होल्डिंग कंपनी है, वो अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को ही अपने साथ मर्ज करना चाह रही है, तो उसके लिए इतना रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक कोर्ट मैरिज, आप एक दूसरे को जानते हो, आपकी फैमिली जानती है, ज्यादा स्यापा नहीं चाहिए, कोर्ट मैरिज करो, खत्म। विदाउट अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, विदाउट अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, मतलब हमें इतना रायता नहीं फैलाना है, हमें
जल्दी से चीजें खत्म कर देनी है। तो स्कीम ऑफ मर्जर जो आपकी होगी वो आप किसको भेजोगे, वो आप भेजोगे आरओसी को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को, और कोई भी पर्सन जो अफेक्ट हो रहा है उसको। आरओसी को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को, और कोई भी पर्सन अगर अफेक्ट हो रहा है तो आप उसको सीए 9 में आप फॉर्म जो नंबर है सीए 9 उसमें आप अपनी स्कीम ऑफ मर्जर की क्या क्या कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो, डिटेल्स वो आप भेज दोगे। ठीक है, क्रेडिटर्स को नोटिस जाएगा, क्रेडिटर्स मीटिंग होगी उसको नोटिस जाएगा 21 डेज नोटिस, 21 डेज नोटिस। याद है जब हमने ऊपर पढ़ा था तो वो क्या था, 1 मंथ नोटिस था, इसमें क्या था 21 डेज, सब चीजें छोटी हो जाएंगी। और दोनों मीटिंग होगी ना, मेंबर्स मीटिंग, मेंबर्स होल्डिंग 90% ऑफ शेयर्स, एंड आपका मीटिंग जो क्रेडिटर्स की होगी वो 9/10 इन वैल्यू आउटस्टैंडिंग डेट जो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सीए 9 में स्कीम ऑफ मर्जर, आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, पर्सन अफेक्टेड, सीए 9 में हो जाएगा। फिर कॉल मेंबर्स मीटिंग एज पर सेक्शन 101 एंड 102। 101 में क्या बोलता है, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग ही तो बोलता है, 21 डेज का क्लियर नोटिस देना होता है। उसके बाद कौन से मेंबर्स होंगे, मेंबर्स होल्डिंग 90% ऑफ, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी दोगे। इंसॉल्वेंट तो पैसे नहीं दे सकते हो, फिर तो ये मर्जर ही नहीं होगा ना, तो आपको सॉल्वेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एनसीएलटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपको सॉल्वेंसी अपनी डिक्लेयर करनी पड़ेगी इन सीए 10। नाउ क्रेडिटर्स की मीटिंग का नोटिस भी चला गया। नाउ विद इन 7 डेज ऑफ दिस एप्लीकेशन स्कीम विल सेंड फॉर अप्रूवल। ठीक है, जब यहां से सारा अप्रूवल आ जाएगा तो आप जो अपनी स्कीम है वो किसको भेजोगे, सीजी को भेजोगे, आरओसी को भेजोगे, ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजोगे इन सीए 11। अब ऑब्जेक्शन अगर कोई आना होगा तो 30 डेज में आ जाएगा, और आप आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर से कोई अगर ऑब्जेक्शन आना होगा तो 30 डेज में आ जाएगा। ठीक है, अगर आ गया तो आप वही चीज सीजी को भेज दोगे, फाइल कर दोगे ऑब्जेक्शन सीजी को। ठीक है, बाय आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर। एंड इफ सीजी थिंक्स फिट इट इज नॉट सस्टेनेबल, अगर उनको लगता है कि यार ये तो आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर फालतू की बातें कर रहे हैं, सस्टेनेबल नहीं है, तो सीजी जो है वो ऑर्डर पास कर देगा फॉर सच मर्जर इन सीए 12। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो उसको एनसीएलटी को रेफर कर देगा, एनसीएलटी को क्या करेगा, रेफर कर देगा। यहाँ पे मेन चीज क्या थी, मेन मुद्दा क्या था कि ये हो क्यों रहा है, ये हो इसलिए रहा है ताकि हमें बस इतना टाइम नहीं है, और हम छोटी सी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी में अपनी होली ऑन सब्सिडरी को एक्वायर कर रही है थ्रू मर्जर, और एक्वायर नहीं कर रही, सॉरी, वो टेक ओवर और एक्वायर अलग होता है, मर्ज हो रही है अपनी होली ऑन सब्सिडरी के साथ, और 2 स्मॉल कंपनीज हैं वो कर रही है, तो इसमें इतना सब कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप फास्ट ट्रैक आराम से कर सकते हो। सीजी की लास्ट में कॉल है कि सीजी क्या करे, अगर उसको लगता है ठीक सब कुछ तो सीए 12 में वो ऑर्डर पास कर देगा, और अगर नहीं होता है तो वो एनसीएलटी को रेफर कर देगा कि भैया आप देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, नाउ लास्ट सेक्शन ऑफ दिस क्लास वो है सेक्शन 234। सेक्शन 234 बोलता है मर्जर बिटवीन इंडियन कंपनी विद फॉरेन कंपनी एंड वाइस वर्सा। तो 2 सिनेरियोज हैं, अगर हमारी सबसे पहले फॉरेन कंपनी जो है हमारे साथ मर्ज हो रही है तो हमारी तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, फॉरेन कंपनी हमारे साथ मर्ज हो रही है, हम यहीं के यहीं हैं, दोनों चीजें एक जगह, ये आपकी ट्रांसफरी है और ये आपकी ट्रांसफरर है। और दूसरा केस है जहां पर आपकी इंडियन कंपनी ट्रांसफरर है और फॉरेन कंपनी ट्रांसफरी है। ये दोनों चीजें, ये जो सिनेरियोज हैं ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पहले ट्रांसफरर कंपनी कौन होती है, वो समझ लो बेटी है, वो दूसरे के घर जा रही है, ठीक है, उसकी असेट लायबिलिटी सब ट्रांसफर हो रही है। तो जो इंडियन कंपनी है, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडियन कंपनी बीइंग ट्रांसफरी मतलब जो फॉरेन कंपनी है वो हमारे साथ आके मर्ज कर रही है, तो हमारी क्या है, बल्ले बल्ले, क्योंकि हमारी जो वैल्यूएशन है, जो हमारी ओवरऑल इमेज है वो इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें उसके लिए थोड़ी सी चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले सिनेरियो क्या है हमारा, फॉरेन कंपनी विद इंडियन कंपनी मर्ज हो रही है। इंडियन कंपनी वहीं की वहीं है, बिकॉज इंडियन कंपनी कौन है, हमारी ट्रांसफर कंपनी, लड़के वाले हैं। ठीक है, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, सेक्शन 230 to 232 आपका इसमें इंप्लाई होगा ही होगा, एंड प्रोविजन ऑफ फेमा एंड आरबीआई अप्रूवल, मतलब प्रोविजन जो है वो सारे लगेंगे इसमें। ठीक है, अप्रूवल तो आप आरबीआई से पहले ले लोगे कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो ये 3 मेन कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी है इन केस फॉरेन कंपनी इज गोइंग टू मर्ज विद यू बीइंग इंडियन कंपनी, मतलब हमारी अपनी इंडियन कंपनी है। तो सारी जो लॉज होंगे, तो सारी चीजें होंगी वो किसकी लगेंगी,
वो हमारी अपनी इंडियन कंपनी के, वो इंडियन एक्ट, कंपनीज एक्ट के लगेंगी, ठीक है ना। सेकेंड सिनेरियो है, जब आपकी जो कंपनी है ये इंडियन कंपनी, वो आपकी ट्रांसफर हो रही है, ये जो है ये आपकी ट्रांसफर है और ये आपकी ट्रांसफरी है। इंडियन कंपनी जो है ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर बोले तो हमारी बेटी दूसरे के घर जा रही है, अब क्या तुम उसे विदेश भेज दोगे, पाकिस्तान भेज सकते हो क्या, नहीं। या जो कंट्रीज में वॉर हो रही है वहां भेज सकते हो क्या, नहीं। तो क्या बोला गया, उसके लिए आपको कुछ पैरामीटर्स चेक करने हैं। सबसे पहले तो जब इंडियन कंपनी आपकी फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, तो प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई तो आपको लेना ही लेना है एनी हाउ। सेक्शन 232 कंप्लीट होगा ही होगा, प्रोविजन ऑफ फेमा एंड एसएबी आप करोगे, प्लस एड क्या, फॉरेन कंपनी शुड बी इन जुरिस्डिक्शन ऑफ कंट्री मेंशन्ड इन एनेक्चर बी। एनेक्चर बी में कुछ बातें लिखी हुई हैं जो हमें फॉलो करनी है। अब वो बातें 3 है, 3 क्या है, सबसे पहले जो आइस्को है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन मल्टीलेटरल एमओयू साइन कर रखा हो उसने, उसका क्या मतलब है, देखो मेन चीज समझ लो क्या है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है। जैसे रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे हमारा भी सेबी है रेगुलेटर, ठीक है, ऐसे ही कुछ कंट्रीज ने साथ मिलकर एमओयू साइन कर रखा है जो सिक्योरिटी को देखते हुए डीलिंग करते हैं। तो जो कंपनीज ने वो एमओयू, जो मैंने ये बात करी है, ठीक है, इसकी पूरी, इनके जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने, रेगुलेटर्स ने साइन कर रखा है जो उसके मेंबर्स हैं, आप उन कंट्रीज के साथ कर सकते हो बिकॉज उनकी ट्यूनिंग अच्छी है, ठीक है। आप कहीं भी अगर भेजोगे अपनी बेटी की घर के जो बड़े हैं अपने घर की बेटी की शादी करते हैं, अगर फॉरेन में भी करते हैं तो जांच पड़ताल तो करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी दुश्मन, वहां पे एक दुश्मन है उसके साथ कर देंगे, नहीं। या फिर अगर कोई चीज रिस्की है, डाउटफुल है, तो वहां भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो ये वाला हम चेक करते हैं कि जो भी उनके रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर लाइक सेबी एंड ऑल, ठीक है। फिर कंट्रीज जो सेंट्रल बैंक, अगर हमारा कोई ऐसा लेन देन नहीं मिलता है तो सेंट्रल बैंक देखेंगे, सेंट्रल बैंक जिन कंट्री का जो मेंबर है आईबीएस का, ठीक है, उसके अगर मेंबर हैं तो वहां चेक करेंगे, और अगर नहीं है तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो एफ है उसमें नॉट बैंड होनी चाहिए वो कंपनी। अब क्या है ना, जो मैंने पाकिस्तान का एग्जांपल इसलिए लिया बिकॉज वो बैंड है, ठीक है, तो हम ऐसी जगह नहीं करेंगे। तो ये छोटी सी चीज थी जो आपको फॉलो करनी है। अगर आपने सेक्शन 230 टू 232 समझ लिया अच्छे से, ठीक है, फिर तो आपकी आगे के सेक्शंस कुछ भी नहीं है। मेन जो सेक्शन था जो हमने आज कवर किया है वो है सेक्शन 230, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम करेंगे सेक्शन 235 से 240 तक, ठीक है, 234 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। ये था आपका पार्ट 1 ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन। कल हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरे लिए तो भाई वही मोटिवेशन है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।